हेलो स्टूडेंट, हम 11th क्लास का जो लेसन है न्यायपालिका 6 जो लेसन है इसको पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था। हमें क्यों न्यायपालिका की आवश्यकता है ये हमने जाना था इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में गेट खुला रखना। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यायाधीशों को किस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति इस वीडियो में समझेंगे कि न्यायाधीश किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजों को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है। तो शुरू करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था जो है 1998 से यानी कि 1998 से व्यवस्था है, जिसको आप कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, यानी कि कॉलेजियम के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम है। इस कॉलेजियम सिस्टम को हिंदी में कहते हैं चयन मंडल। इस चयन मंडल के जो सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे, यानी कि वही इसके मेंबर हो सकते हैं, यानी कि दूसरे जो लोग हैं यानी कार्यपालिका विधायिका के जो मेंबर हैं वो इसके सदस्य नहीं हो सकेंगे। ये कॉलेजियम का रोल है। यानी कॉलेजियम में जो वर्तमान में जो सदस्य है वो 5 सदस्य हैं, यानी कि 4 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है इस कॉलेजियम का अध्यक्ष है। मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का क्या होता है, चीफ जस्टिस जो होता है भारत का CJI, वो इसका अध्यक्ष होकर 4 इसके सदस्य होंगे। यही लोग क्या करते हैं, जैसे जो देश में जितने भी हाई कोर्ट्स है, 24 हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, यानी कि जो भी सीटें जजों की खाली होती है, उन सीटों का ये ब्यौरा तैयार करते हैं और सरकार से ये जो रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार को ये अभ्यर्थना भेजते हैं कि वर्तमान में इस हाई कोर्ट में इतने जजों की पोस्टें खाली हैं। नियुक्ति के संबंध में सरकार को सुझाव देते हैं, कुछ नाम सुझाते हैं। उन नामों पर जो कार्यपालिका है वो विचार करती है और राष्ट्रपति के माध्यम से इनको शपथ अपने पद और गोपनीयता की दिला दी जाती है। तो इस प्रकार जजों को नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में यही व्यवस्था है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए, संसद ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। जो 2015 में ये बिल लाया गया था, संसद के दोनों सदनों ने इसे पास किया था। और ये जो बिल था ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका की जो कुछ शक्तियां हैं उसको कम करने का काम करता था। न्यायपालिका के जो अधिकार हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से उसको कंट्रोल करने के लिए संसद ने ये बिल पास किया था। भारत सरकार की इसके पीछे मंशा यही थी कि वह क्या करे, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कंट्रोल में रखे। जिस प्रकार सभी जो एजेंसियाँ हैं, जितनी भी न्यायिक एजेंसियाँ, जितनी भी जो भी जांच एजेंसियाँ, सभी आप जानते भी भारत सरकार के नियंत्रण में, सब ने सबको कंट्रोल में कर रखा है। तो ऐसी मंशा के पीछे 2015 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या होता था, यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो चयन मंडल है यानी कि जो कॉलेजियम है, उस कॉलेजियम में एक जो मंत्री है वो कार्यपालिका का सदस्य होगा, यानी कि एक मेंबर किसका होगा, कार्यपालिका का होगा। और 4 जो मेंबर हैं वो क्या हैं, वो तो न्यायाधीश हैं ही। और मुख्य न्यायाधीश तो CJI होगा ही होगा। मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसका जो अध्यक्ष है वो तो रहेगा। 4 अन्य न्यायाधीश, साथ में जो विधि मंत्री यानी कानून मंत्री है उसको भी क्या है, इस कॉलेजियम का सदस्य बना दिया जाएगा। इस नए न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में देखिए, जब इस संसद ने इसको पास किया, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, जब ये अंतिम रूप से नियम कानून बनने की श्रेणी में जब आया, तब इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 2015 में यानी कि 13 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में इसके चैलेंज किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट में इस पर निर्णय देते हुए कहा कि यह न केवल न्यायपालिका की अवमानना, न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने वाला ये विधेयक है, बल्कि क्या है, ये धीरे धीरे न्याय को समाप्त करने की ओर भी है। सरकार इस प्रकार के बिल को न बनाए, इस प्रकार के विधेयक न लाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 2015 में फटकार लगाते हुए इस बिल को असंवैधानिक घोषित कर दिया था 2015 में। तो ये 2015 का आपने न्यायिक नियुक्ति आयोग जाना। जजों की नियुक्ति किस प्रकार होंगी, कॉलेजियम क्या करेगा, वर्तमान में कॉलेजियम का सिस्टम है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, वापस इसी व्यवस्था को लागू कर दिया है। जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसको रद्द कर दिया, उनकी सिफारिशों को नहीं माना। केंद्र सरकार की जो सिफारिश थी उसको ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वर्तमान में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी को अभी वर्तमान में ये सिस्टम चल रहा है। कॉलेजियम जो सिफारिशें करेगा, जिन लोगों के नाम सुझाएगा, उन्हीं लोगों को जज बनाया जाएगा। राष्ट्रपति उन लोगों को शपथ दिलाएंगे, किसको, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो केवल CJI को शपथ दिलाएंगे। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस जो बाकी के अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाएंगे। शपथ जो है वो संविधान की 2री अनुसूची में
जो शपथ लिखी गई है उसके अनुसार सभी जो भी जजेज हैं वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो ये तो था न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, न्यायाधीश जो है वो किस प्रकार से शपथ लेंगे, ये सारा आपने इस वीडियो में जाना। तो अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों को हटाया किस प्रकार जाएगा। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात करते हैं, यानी कि कितने समय तक कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर रह सकेगा। यानी कि बात करते हैं CJI की, यानी कि सेंटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक होगा। यानी कि कब तक, 65 वर्ष की उम्र तक एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह सकता है। बाकी जो अन्य न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। 62 वर्ष की उम्र के बाद में उनको रिटायर्ड हो जाएंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है अरविंद बोबड़े। ये वर्तमान में भारत के CJI हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की अभी तक एक भी महिला न्यायाधीश नहीं बनी है। चार जो अन्य महिला न्यायाधीश उसमें ज्ञानसुधा मिश्र है, रंजन प्रकाश देसाई है, फातिमा बीबी है। ये महिलाएं क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अन्य न्यायाधीश है। एक भी महिला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकी है। तो ये कार्यकाल था। अब बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाया किस प्रकार जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(7) के तहत न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में एक कमेटी बनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जांच करेगा। अनुच्छेद 124(7) क्या कहता है, इसके तहत न्यायाधीशों को हटाने की बात की गई है। न्यायाधीशों को हटाने का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 107 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। यानी कि न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटाया जाएगा। महाभियोग से नहीं हटाएंगे, महाभियोग की जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रकार की प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने के लिए लागू की जाएगी। महाभियोग के जैसी प्रक्रिया। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में बताया गया है। महाभियोग को हटाने के बारे में बताया गया कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए सदन में, दोनों हाउस में चर्चा होगी, दोनों हाउस में सदन जब इसको पास करेंगे तब ये होगा। न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी कि साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत से किसी भी सदन में लाना है तो यानी कि साधारण बहुमत से न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कम से कम जो 100 सदस्य संबंधित सदन के उस बिल को पास करते हैं, यानी कि 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। 100 सदस्यों के उस पर क्या है, बहुमत होना चाहिए, तभी वह संबंधित हाउस में चर्चा के लिए योग्य रखा जाएगा। और उनमें से 50 सदस्य अनुमोदित सदस्य होने चाहिए। 50 सदस्य क्या हो, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से पास करें, तब न्यायाधीशों को हटाने के संबंधित जो भी प्रस्ताव है उसको लाने से पूर्व जिस न्यायाधीश को हटाना है उस न्यायाधीश को इसके बारे में 14 दिन पूर्व बताना आवश्यक होगा। 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी। तो न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को बताया जाएगा कि आपको हटाने के लिए संसद में बिल लाया जा रहा है। यानी कि न्यायाधीश को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। संबंधित न्यायाधीश को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना उसको देना होगा। संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होगा। हाउस में उसे, जिस हाउस में उसको हटाने के बारे में बात की जा रही है, उसको संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी दिया जाएगा। यानी कि वो अपना पक्ष रख सकता है कि उसने ऐसा किसी प्रकार का कोई उल्लंघन किया है या नहीं किया है। वो अपनी सफाई के लिए संबंधित पक्ष में अपना बचाव का पक्ष रख सकता है। यदि कोई सदन कुल सदस्यों संख्या के बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव लाया गया है महाभियोग की जैसी प्रक्रिया वाला, अगर उसे पास कर दे तो ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को नियुक्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी भी न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि न्यायाधीशों को नियुक्त करना, शपथ दिलाना ये आसान प्रक्रिया है, हटाना बहुत ही मुश्किल है। यदि दूसरा सदन भी इसको पास कर दे इसी प्रक्रिया के माध्यम से, तो संबंधित न्यायाधीश को अपना पद त्यागना पड़ेगा, उसे पद अपना छोड़ना पड़ेगा। सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे
यानी कि खुद न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? सभी न्यायाधीश, इसमें सीजीआई भी शामिल होगा, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी सीजीआई के साथ में सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति इसकी सूचना जो लोकसभा स्पीकर है उसको देंगे। जब राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया किसी भी न्यायाधीश ने, तब से उसका पद रिक्त माना जाएगा। साथ ही जब न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है तो संबंधित सदन के अध्यक्ष या जो सभापति होता है उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन करेगा। यानी कि मान लीजिए लोकसभा में सीजीआई को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, तो सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, यानी कि सीजीआई पर जो भी आरोप लगे हैं वो सच है या नहीं। इस समिति की जो बनाने का काम है वो संबंधित जो भी हाउस है उसके जो चीफ जस्टिस है, उसके जो स्पीकर है यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, वो मिलकर एक कमेटी का निर्माण करेंगे। वो कमेटी क्या करेगी? संबंधित जो भी न्यायाधीश है उस पर लगे आरोपों की जांच करेगी, उस पर किस प्रकार के आरोप लगे, कदाचार, अनमाइनर, इस प्रकार के जो गंभीर आरोप लगे जाते हैं उनकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। ये संसदीय कमेटियाँ होती है, संसदीय समितियाँ होती हैं। आपने जब विधायिका जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि संसदीय समितियाँ किस प्रकार से काम करती है, और इनमें एक जज ये जो समिति होगी, इन समिति में एक व्यक्ति क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा इस समिति का। तो ठीक है, न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार, कदाचार, शारीरिक और मानसिक अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। कोई भी न्यायाधीश अगर शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है, वो काम करने में अगर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। या उस पर कदाचार, भ्रष्टाचार या ऐसे यानी महिलाओं की डिग्निटी को लेकर उन पर आरोप लगे हुए हैं जो महिलाओं से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है। वी रामास्वामी को 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसे न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। वी रामास्वामी को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे, इनको हटाने के लिए 1992 में 1992 में वी रामास्वामी, इनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था 2000, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था और ये इनको हटाया नहीं जा सका। 2010 में राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया गया था न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, 2010 में, और उसके लिए इन समितियों को जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और पीडी दिनाकरण वो जज थे। 2010 में पीडी दिनाकरण को हटाने के लिए, पीडी दिनाकरण ये न्यायाधीश तो, इनको हटाने के लिए 2010 में संसद में, लोकसभा में बिल लाया गया था। लोकसभा ने एक समिति बनाई, पीडी दिनाकरण पर जो आरोप लगे उनकी जांच की, और इस जांच में ये पाया कि पीडी दिनाकरण पर जो आरोप लगे हैं वो सही है। और जब अगले हाउस में इसकी चर्चा की बात हुई तो एक दिन पहले इन्होंने पीडी दिनाकरण ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार कलकत्ता के एक जज थे सौमित्र सेन, ये भारतीय न्यायिक के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सौमित्र सेन को अपना पद छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण घटना इसके पीछे है। सौमित्र सेन बंगाल के थे ये, इनको हटाने के लिए संसद में बिल लाया गया, लोकसभा में चर्चा हुई, और जो समिति जांच कर रही थी उसने भी इन पे लगे जो आरोप थे उनको सही पाया। ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जो न केवल राज्यसभा में अपना मत रखने के लिए उपस्थित हुए, बल्कि राज्यसभा में चर्चा होने से एक दिन पूर्व इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इन पे जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए थे, इसलिए ज़्यादा जज की जो गरिमा है वो बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक दिन पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया। और राज्यसभा ने इनके सामने इनके खिलाफ ही क्या किया था, इनके विरुद्ध प्रस्ताव को पारित कर दिया उसी दिन। ये न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी घटना है। लोकसभा में चर्चा होने से एक दिन पूर्व सौमित्र साहब ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि न्यायाधीशों को हटाने की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो हाईकोर्ट के जज हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सलाह से राष्ट्रपति कर सकेंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए
एक कमेटी बनाई जाएगी जो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकेगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देंगे। यानी कि दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को आपस में जो परामर्श विचार विमर्श करेंगे, ये विचार विमर्श पूर्णतः कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, यानी कि पूर्णतः निजी रखा जाएगा। इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि सीजीआई ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है, राष्ट्रपति ने सीजीआई को क्या परामर्श दिया है। ये एक पूरी तरीके से क्या देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इसे क्या बनाया जाता है, कॉन्फिडेंशियल बनाया जाता है। न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में सारी बातें थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य अगर मान लीजिए कोई किसी भी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उनके सेवानिवृत्त जज हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में भी जो बात की गई है वो अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको भी फिर से वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, उनको फिर से नियुक्ति दे सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 127 में बताया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट के बारे में जो अधिकार प्राप्त है उसमें कार्यपालिका पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 128 में किया गया है, यानी कि पूर्ण रूप से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाएगा। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। सभी जो न्यायाधीश हैं, सभी न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो रही है। सभी न्यायाधीश जो है यानी कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, वो भारत की संचित निधि से उनको दिया जाएगा। भारत की संचित निधि का मतलब, संचित निधि उससे कहते हैं ऐसी जो निधि होती है, ऐसा फंड है, उस फंड पर केवल और केवल राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं, जो भी संवैधानिक पद है, उन सभी संवैधानिक पदों पे जो पदाधिकारी रहेंगे उनको जो वेतन है वो राष्ट्रपति की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन पर न्यायाधीशों के वेतन पर कटौती जो है वो केवल संसद कानून बनाकर कर सकती है। न्यायाधीशों के वेतन को अगर कम करना है या ज़्यादा करना है, ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों के वेतन को रोक सकती है, न्यायाधीशों के वेतन को कम कर सकती है, भत्तों में कटौती कर सकती है। ये केवल अधिकार किसको दिया गया है, ये संसद को दिया गया है। संसद ऐसा नियम बनाकर ऐसा चाहे तो कर सकती है। इसी तरह हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। यानी कि संबंधित जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की जो फंड संचित निधि, उस राज्य की संचित निधि पर जो अधिकार है वो राज्यपाल का होगा। किसका होगा? राज्यपाल की संचित निधि से दिया जाएगा। और ऐसे यानी कि जो राज्य के जो भी हाईकोर्ट है, उन हाईकोर्ट के जजों, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है, उनके वेतन में कटौती के संबंध में जो निर्णय लेने का अधिकार होगा वो राज्य की जो विधानसभा है उस पर विधानसभा उस पर विचार करके निर्णय ले सकती है कि जो हाईकोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश और उनके न्यायाधीशों का जो वेतन है उसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो न्यायाधीशों को नियुक्त किस प्रकार से किया जाता है ये आपने समझा। न्यायाधीशों को हटाया किस प्रकार जाएगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, न्यायाधीश जो है वो अपने पद पर कब तक रह सकते हैं, न्यायाधीशों को संसद के माध्यम से किस प्रकार हटाया जाता है, ये सब आपने इस वीडियो में जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर से अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं, हाईकोर्ट को दिए गए, उन सभी अधिकारों के बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।